नमस्ते बच्चों। बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं धनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कोरोना काल की दूसरी लहर वापस अपना इफेक्ट कर रही है और उसी वजह से वापस हमें एक बार फिर जो है ऑनलाइन आना पड़ रहा है। पहले हमने ऑनलाइन से शुरुआत की थी, उसके बाद में ऑफलाइन क्लासेज हुए, बैच हुए और अब फिर वापस जब जो सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार जो है वो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को जो है थोड़ा बढ़ावा दिया जा रहा है। घर बैठे आप शिक्षा प्राप्त कर सकें और जो चीज़ हमारे रिवीजन के अंदर थोड़ी बच गई थी या हम और ज़्यादा अधिक प्रयास करके कैसे अच्छे नंबर अपन 10th बोर्ड में ला सकते हैं, उस प्रक्रिया के अंदर आज अपन एक रिविजनल क्लास ले रहे हैं। रिविजनल क्लास तो क्या है, मेनली क्लास ही है ये तो, क्योंकि जिनके कोई मान लो नहीं किया हुआ ये चैप्टर, तो उसके लिए जो है वो एक अच्छे ढंग से ये चैप्टर हो जाएगा। आज अपन बात करेंगे इफ़ कंडीशनल क्लोज को लेकर। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में एक दो सवाल इफ़ कंडीशन को लेकर आते हैं, या अपन ये ऐसे कह सकते हैं कभी कभार जो है वो मॉडल्स के अंदर भी अपन जो है इफ़ कंडीशनल क्लोज दे सकते हैं और मॉडल्स का प्रयोग करना वो हमें दे सकते हैं। तो हमारे लिए इफ़ कंडीशनल क्लोज थोड़े महत्वपूर्ण हैं। इफ़ कंडीशनल क्लोज होते क्या है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले, इफ़ कंडीशनल सेंटेंस। इफ कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं इसको अपन हिंदी में बोलते हैं शर्त वाले वाक्य। शर्त वाले वाक्य, ठीक है। अब देखो शर्त वाले वाक्य क्या होते हैं। इफ कंडीशनल, इफ लगा हुआ होता है सामान्यतः, और इफ का मतलब होता है यदि। इफ का मतलब क्या होगा, यदि होगा। हम किसी सेंटेंस में अगर यदि शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें एक शर्त हमारे सामने आ जाती है। जैसे यदि तुम ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, यदि तुम तेज दौड़ोगे तो रेस जीत जाओगे, यदि तुम कठोर अध्ययन करोगे तो परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे। यदि शब्द का प्रयोग जब हम करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कोई शर्त छुपी हुई होती है, बैट छुपी हुई होती है। तो उसको हम आज यहाँ पे शो करने का प्रयास करेंगे कंडीशनल सेंटेंस के अंदर किस प्रकार से हम जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को अच्छे ढंग से भर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, पहले कंडीशनल सेंटेंस की बात कर लेते हैं। कितने भाग होते हैं उसके, कौन कौन से इसमें क्लोज आते हैं, उसको लेकर अपन चर्चा करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले कंडीशनल क्लोज। कंडीशनल सेंटेंस से लिख देता हूँ क्लोज, तो उसके नीचे आ जाएंगे कंडीशन सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस। अब इसके दो भाग हो सकते हैं। कौन कौन से भाग हो सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस के? दो भाग। पहला जो होता है वो आएगा कंडीशनल क्लोज। कंडीशनल क्लोज। इसका दूसरा नाम जो हो सकता है वो इफ क्लोज है, और इसका तीसरा नाम एक और हो सकता है, वो होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। तीनों ही इसके नाम हैं। अपन इसको कंडीशनल क्लोज की संज्ञा दे सकते हैं, अपन उसको इफ क्लोज की संज्ञा दे सकते हैं, और हम इसको सबऑर्डिनेट क्लोज की संज्ञा दे सकते हैं। क्लोज है ये। क्लोज का अर्थ जो होता है वो होता है उपवाक्य। क्लोज का अर्थ क्या होता है? उपवाक्य। पहले तो आपके 10th में था ये लास्ट ईयर को, लेकिन इस साल कोरोना में जब 60% कोर्स को किया गया तो ये क्लोज नाम का चैप्टर जो आपके हटा दिया गया है। अगर होता तो हम उसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लेते। तो अभी ये ध्यान रखना है, उपवाक्य जो होता है वो एक वाक्य का भाग होता है। अभी अपन चर्चा कर लेंगे उस बात को लेकर। तो कंडीशनल क्लोज, इफ क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज, ये तीन एक ही क्लोज के नाम है। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है आश्रित या अधीनस्थ, ये थोड़ा ध्यान रखना। अधीनस्थ क्लोज जो होता है वो सबऑर्डिनेट कहलाता है। अब देखो आगे इसका दूसरा भाग जो होता है, या तो हम उसको संज्ञा देंगे मेन की, या हम संज्ञा देंगे प्रिंसिपल की, और आगे हम लिखेंगे क्लोज। इसका मतलब ये होता है, या तो इसको हम हिंदी में कहेंगे मुख्य, या हम इसको कहेंगे प्रधान, और आगे क्या शब्द आ रहा है, उपवाक्य। तो ये चीज़ें जो हैं आपके सामने आती है कि अब कंडीशनल सेंटेंस की परिभाषा अगर अपन देखें तो क्या होगा कि कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ क्लोज में कोई ऐसी शर्त रखी जाती है, वो शर्त वर्तमान की भी हो सकती है, वो शर्त कल्पना को लेकर भी हो सकती है, और वो शर्त जो है भूतकाल को लेकर भी हो सकती है।
वो शर्त पूरी हुई या नहीं हुई, या होगी या नहीं होगी, उस कंडीशन को लेकर अपन जो है यहाँ 3 प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं। तो पहले अपन एक सामान्य तौर पर अपन देखें कि इफ़ क्लोज की क्या होता है भूमिका। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कभी कभार ये कहते हैं कि भाई इफ़ क्लोज पहले आता है, मेन क्लोज बाद में आएगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, मेन क्लोज भी पहले आ सकता है, इफ़ क्लोज पहले आ सकता है। उसका स्ट्रक्चर तो बनेगा, जैसे मान लो पहले अगर इफ़ क्लोज पहले आता है तो उसके बाद में क्या लगेगी, कॉमा लगेगी, और उसके बाद में क्या आएगा, मेन क्लोज आएगा। एक तो स्ट्रक्चर ये है, जुड़ जाएगा। और दूसरे स्ट्रक्चर में क्या होगा, यदि मेन क्लोज पहले आता है, यदि मेन क्लोज पहले आता है तो फिर उसके बाद में अपन किस इफ़ से वो जुड़ जाएगा और इफ़ क्लोज हो जाएगा। यहाँ आप जो है वो कॉमा का प्रयोग नहीं करोगे, क्योंकि ये इफ़ जो है वो एक कंजक्शन है। इफ़ जो है कंजक्शन है, संयोजक है, जो दोनों वाक्यों को, दोनों क्लोजों को जोड़ देगा। तो ये जरूरी नहीं है कि पहले आए मेन बाद में आए, दोनों ही कंडीशन हो सकती है। जैसे अपन एक सेंटेंस को लेकर बात करते हैं, इफ़ आई गो टू आगरा, यदि मैं आगरा जाऊंगा, आई शैल सी द ताज, आई शैल सी द ताज। अब देखो यहां इफ आया हुआ है, इसका मतलब इफ कंडीशनल सेंटेंस है। हालांकि कभी कभार इफ कंडीशन इफ ना देके दूसरे भी शब्द काम में आ सकते हैं, अपन उनको बात करेंगे, लेकिन मेनली आपको इफ दिया होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक का वाक्य, कोमा से पहले तक का वाक्य, सॉरी उपवाक्य जो है, ये आपके कौन सा क्लोज होगा, इफ क्लोज। कौन सा क्लोज होगा, इफ क्लोज। इफ क्लोज के अंदर जो है शर्त रखी जाती है, ध्यान रखना। ये कंडीशनल क्लोज के अंदर जो है वो क्या रखी जाती है, शर्त, जिसको अपन इंग्लिश में बैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैट। शर्त रखी जाती है। अगर ये शर्त पूरी होती है तो फिर मेन क्लोज में दी गए सेंटेंस में ओपन कंडीशन में शर्त को, ये दूसरा वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग है, ये आपके भाग है मेन क्लोज का, ठीक है। और जब यहाँ से यहाँ तक पूरे इस सेंटेंस की बात करते हैं तो ये सेंटेंस जो बनेगा वो बनेगा आपके कंडीशनल, ठीक है। तो आपके ये ध्यान में आना चाहिए। सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंस होते क्या है, शर्त वाले वाक्य होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में क्लोज कौन से होते हैं, तो 2 क्लोज होते हैं। एक कंडीशनल क्लोज खुद होता है, उसको इफ क्लोज का नाम देते हैं, या फिर उसको सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। दूसरा वाला क्लोज होगा जो मेन क्लोज या फिर प्रिंसिपल क्लोज होगा, जिसको मुख्य या प्रधान उपवाक्य कहते हैं। दोनों में से कोई पहले आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। और इफ क्लोज पहले आएगा तो बीच में क्या लग जाएगी, कोमा। और अगर इफ़ क्लोज पहले नहीं आता, बीच में कोमा नहीं लगी, क्योंकि इफ़ जो है एक कंजक्शन का काम करेगा, इसलिए अपने को दोनों उपवाक्यों को जोड़ेगा। और ये सेंटेंस, इसमें क्या कहा, ये इफ़ आई गो टू आगरा, यदि मैं आगरा जाता हूँ, आई शैल सी द ताज, तो मैं किसको देखूंगा, ताज को देखूंगा। अब देखो ये ओपन कंडीशन है, इसका एक भाग है कंडीशन, ओपन कंडीशन का, कि यदि मैं आगरा जाऊंगा तो मैं ताज देखूंगा। इसका मतलब ये हुआ यदि ये शर्त पूरी होती है तो फिर ये काम भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इसमें ये होता है, ओपन कंडीशन की बात हो रही है यहाँ पे, कि ओपन कंडीशन जो इसका पहला भाग है, अपन उसको लेकर चर्चा करेंगे अभी आगे। उसमें दी गई शर्त के अनुसार कोई शर्त पूरी होती है तो फिर वो भी अगला वाला काम भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो पहले आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लें या इसको लिख लें, उसके बाद अपन आगे के बात को लेकर चर्चा करते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आराम से आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है वैसा आप कर लें। अब अपन चलते हैं आगे।
इसके अंदर अपन बात करते हैं पहले वाला। इसके मेनली 3 भाग होते हैं। पहले भाग की अपन चर्चा करेंगे और वो है आपके ओपन। इसको नाम ओपन का दिया जा सकता है, इसका नाम प्रोबेबल दिया जा सकता है, इसका नाम पॉसिबल दिया जा सकता है। आगे मैं लिख देता हूं कंडीशन। ये इसका पहला प्रकार है जिसको अपन कह सकते हैं हिंदी में या तो कह सकते हैं खुली, या कह सकते हैं संभाव्य, या कह सकते हैं संभव, और आगे लगा दूंगा मैं शर्त। ये 3 नाम इसके हो सकते हैं, ओपन, प्रोबेबल, पॉसिबल कंडीशन, खुली, संभाव्य या संभव शर्त। अब देखो अपन छोटी सी इसकी परिभाषा की लाइन लिख देते थे। इसके अंदर क्या होता है, किस प्रकार की शर्त रखी जाती है। तो इसमें इफ क्लोज में एक शर्त रखी जाती है जिसके पूरा होने पर मेन क्लोज में दिया गया कार्य पूरा हो जाएगा, दिया गया कार्य पूरा हो जाएगा। ये और सामान्यतः इसमें प्रेजेंट टेंस आता है क्लोज के अंदर, अपन उसकी चर्चा कर लेंगे। इफ क्लोज में एक ऐसी शर्त रखी जाती है जिसके पूरा होने पर मेन क्लोज में जो दिया गया कार्य है वो भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, ओपन, खुली शर्त, संभाव्य शर्त या संभव। संभव क्यों है, क्योंकि अगर आप ये शर्त पूरी करोगे तो वो आपको जो काम दिया गया वो काम आपके पूरा हो जाएगा। जैसे अपन बात करते हैं इसको लेकर, उदाहरण को लेकर, वही उदाहरण वापस ले लेते हैं अपन। इफ आई गो टू आगरा, I shall see the Taj। अब देखो यहां से यहां तक का जो ये इफ क्लोज है उसमें शर्त रखी गई है, और अगर ये शर्त पूरी होती है तो ये वाला काम भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। जैसे इफ आई गो टू आगरा, यदि मैं आगरा जाता हूं, आई शैल सी द ताज, तो मैं ताज को देखूंगा। इसका मतलब ये शर्त रखी गई है और ये कार्य रखा गया है। अगर ये शर्त पहले पूरी होती है तो फिर दिया गया कार्य क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसको बोलते हैं ओपन कंडीशन। अब बात ही आती है हमारे परीक्षा में सवाल किस प्रकार से बनेंगे। तो सवाल बनने का तरीका जो होगा वो ये होगा कि यदि यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल है, यदि यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट सिंपल, जिसमें अपन कह सकते हैं या तो वी फर्स्ट आएगी या वी फर्स्ट प्लस एस या ES आएगा, तो उसके अगले वाले वाक्य के अंदर जो है वो आपके आएगा फ्यूचर सिंपल। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और फ्यूचर सिंपल का मतलब ये होगा सेल विल के साथ आपकी क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मैं आज नीचे स्ट्रक्चर लिख देता हूँ ताकि आप उसको लिख लें आराम से, कि यदि इफ वाले सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के बाद में वी फर्स्ट या वी फर्स्ट प्लस एस या ES आता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है। तो बाद वाले वाक्य के अंदर जब हम कोमा लगा के दूसरा वाला मेन क्लोज लिखेंगे तो उसमें सब्जेक्ट के साथ या तो आप लगाओगे सेल या लगाओगे विल और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे फुल स्टॉप। इसका मतलब ये हो गया कि ये आपके हो गया फ्यूचर सिंपल। अब परीक्षा की दृष्टि से अपन देखें तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ये चीज आपके ध्यान में होनी चाहिए कि एक तरफ अगर प्रेजेंट सिंपल दिया गया है तो दूसरी तरफ आपको जो है फ्यूचर सिंपल लिखना होगा। जैसे मैं यहीं पर बात कर लेता हूं, यदि यहाँ पे आपको एग्जाम के अंदर खाली जगह दे दी, ठीक है, और वहां आगे कोष्टक को दे दिया को, ये आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का सवाल बन गया।
अब आप इसमें कौन सही क्रिया का रूप कैसे भरेंगे, तो वही बात सामने कंडीशनल सेंटेंस है, इफ से शुरू हुआ है। इसका मतलब पहले देखना है कि ये चीज़ दी हुई है तो इसको लगाना है, इसको देखकर इसको लगाना है, इसको देखकर इसको लगाना है। दोनों में आपको खाली जगह नहीं मिलेगी, एक में मिलेगी। तो इसमें खाली जगह दे रखी है, तो दूसरे वाले को देखो, दूसरे वाले में क्या आ रहा है, सेल सी। सेल सी का मतलब क्या होता है, फ्यूचर सिंपल। और फ्यूचर सिंपल जब एक वाक्य में फ्यूचर सिंपल होता है मेन क्लोज के अंदर, तो दूसरे वाले क्लोज में क्या आ जाएगा, प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल का मतलब होता है वी फर्स्ट या वी फर्स्ट प्लस एस या ई एस। तो हम यहाँ बात करेंगे आई जो है, आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, बहुवचन क्रिया का। आई बी यू दे के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है, जो प्लूरल प्रोनाउन की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर मैंने गो लिख दिया। अब आपको गो दिया हुआ हो सकता है, ये खाली जगह दी सकती है, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। ये अगर आपको चीज़ मालूम है तो फिर आप इस सवाल को आसानी से कर पाएंगे। आप इसको लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो, कई बार क्या होता है कि यहाँ फ्यूचर सिंपल ना देकर कोई दूसरी मॉडल्स का भी प्रयोग वो कर सकते हैं। तो मैंने दो बातें बताई थी आपको। एक ये परीक्षा की दृष्टि से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए भी उपयोगी है, और दूसरा इस ओपन कंडीशन के अंदर कई बार क्या होता है कि मॉडल्स का प्रयोग भी कर लेते हैं। तो अपन उस बात को लेकर भी चर्चा करेंगे कि मॉडल्स का प्रयोग किस प्रकार से हो सकता है, तो अपन बात करते हैं। ये तो आपको मालूम चल गया पहली कंडीशन के बारे में। अब इस कंडीशन में कभी कभार जो है मॉडल का प्रयोग भी हो जाता है। तो मॉडल का प्रयोग कैसे होता है, हम उस बात को लेकर चर्चा करते हैं। जैसे ये एक बात ध्यान रखना, वो इफ कंडीशनल में तो इफ वाले में तो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग होगा, ये बात ध्यान रखें। मेन क्लोज जो होगा उसके अंदर अपन मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं, इफ क्लोज के अंदर अपन मॉडल का प्रयोग नहीं करेंगे। पहली बात तो ये कि अगर कोई संभावना है या अपन अनुमति की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अनुमति। पहले संभावना की बात कर लेते हैं। यदि कोई संभावना है तो इस संभावना को व्यक्त करने के लिए अपन जो है मेन क्लोज के अंदर अपन जो है या तो प्रयोग कर सकते हैं मे का, या प्रयोग कर सकते हैं माइट का। अगर संभावना कम दिखाई दे रही है, रिमोट पॉसिबिलिटी है, तो अपन माइट का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर संभावना जो आधी अधूरी की संभावना को लेकर है उसके अंदर उसके अंदर अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं, मे का। अब बात आती है अनुमति को लेकर। अनुमति का भाव अगर आ रहा है तो अपन मेन क्लोज के अंदर जो है वो मे का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग हो सकता है, मे का। और एक बात और कि अगर इसमें कहीं ना कहीं आपको एबिलिटी की आए, योग्यता जिसको अपन कहते हैं, योग्यता को लेकर बात होती है, इसका मतलब होता है एबिलिटी। अगर योग्यता को लेकर बात होती है तो अपन जो है वो मेन क्लोज के अंदर जो है कैन का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं, कैन का, क्योंकि योग्यता को लेकर जो वो कैन का प्रयोग होता है। ठीक है, ये तीन आप देखें। अब इसमें उदाहरण में लिखता हूं आपके सामने, उसकी अपन बात कर लेते हैं। जैसे इफ यू कॉल हिम, ठीक है, और ही खाली जगह कम। पहली बात तो ये आ गई। दूसरी अपन बात करते हैं, इफ यू कंप्लीट द वर्क यू खाली जगह गो होम। ठीक है, अपन तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात में इफ यू बैट, इफ यू बैट आई खाली जगह लिफ्ट इट। अब ये आपके सामने आ गए तीन। पहला इससे जुड़ा हुआ है,
दूसरा इससे जुड़ा हुआ है, और तीसरा जो है वो इससे जुड़ा हुआ है। कैसे है वो देखो, ये बताएगा आपको कि ये संभावना है या नहीं है। अपन मॉडल का भी प्रयोग, इस प्रकार का सेंटेंस आपको मॉडल में पूछा जा सकता है करेक्ट मॉडल भरने में, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे इफ़ यू कॉल हिम, यहाँ पे ध्यान रखना हमेशा वो आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस ही होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस ही होगा। इफ़ यू कॉल हिम, यदि तुम उसको बुलाते हो, कॉल करते हो, पुकारते हो, ही में कम, संभावना है कि वो आ जाए, संभावना है कि वो, यदि तुम उसको बुलाते हो तो संभावना है कि वो आ जाए। अगर यहाँ रिमोट पॉसिबिलिटी की बात होती है तब तो माइट का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पॉसिबिलिटी संभावना है थोड़ी तो उसके अंदर मे का, तो हम यहाँ मे का भी प्रयोग कर सकते हैं, और हम यहाँ किसका प्रयोग कर सकते हैं, माइट का। अब यहाँ विल से एल का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये बात किसको लेकर आ गई, संभावना को लेकर आ गई। इफ क्लोज के अंदर संभावना को व्यक्त करने के लिए अपन मे और माइट का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2 अनुमति को लेकर है कि इफ यू कंप्लीट द वर्क, यदि ये तुम काम पूरा कर सकते हो, यदि ये तुम पूरा काम करते हो तो क्या होगा, यू मे गो होम, तुम घर जा सकते हो। इसमें शर्त रखी गई है काम पूरा करने की, उसके बाद उसको अनुमति प्रदान की गई है कि तुम घर जा सकते हो। तो ये एक जो है वो अनुमति को लेकर है, परमिशन को लेकर है। नंबर 3 बात योग्यता को लेकर अगर कोई बात आती है, इफ यू बेट, यदि तुम शर्त लगाते हो तो क्या होगा, आई कैन लिफ्ट इट, मैं इसको उठा सकता हूं। तो ये योग्यता है, क्षमता है, कैपेसिटी है, पावर है। इसके अंदर तीनों बातें आ जाएगी जो अपन कैन के प्रयोग में मॉडल के रूप में करते हैं कि अगर पावर शक्ति का हो तो उसमें भी कैन का प्रयोग होता है, एबिलिटी की बात होती है तो उसमें भी कैन का प्रयोग होता है, कैपेसिटी की बात होती है उसमें भी कैन का प्रयोग होता है वर्तमान काल को लेकर, और अगर क्लेवरनेस है, चतुराई है, तो उसमें भी अपन किसका प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये शर्त वाली बात रखी गई थी, और ये शर्त योग्यता को लेकर है, ये शर्त क्षमता को लेकर है, पावर को लेकर है, तो उसमें अपन किसका प्रयोग कर देंगे, कैन का। तो ये कुछ थोड़े अलग प्रयोग थे जिसमें मैंने मॉडल्स की बात की थी कि मॉडल का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से संभावना को लेकर हम मे या माइट का प्रयोग कर सकते हैं, अनुमति को लेकर हम जो है मे का प्रयोग कर सकते हैं, और कोई एबिलिटी, अब इसके अंदर 2-3 और जोड़ सकते हैं आप, क्षमता है, एबिलिटी है, पावर है, क्लेवरनेस है। ये सारे अगर भाव किस सेंटेंस में आपको लगते हैं और मॉडल का प्रयोग करना होता है, मॉडल के रूप में अगर ये सवाल आएंगे तो उस समय आपको जो है उसमें मॉडल का प्रयोग करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपन चलते आगे। 1-2 बात और बतानी है, जब आपको ये लगेगा इफ़ आता ही नहीं हो फिर भी कंडीशन बन सकती है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, या इस वीडियो के पॉज करके भी आप आराम से लिख सकते हैं। अब देखते हैं अपन कि यदि इफ न भी दिया गया है तो उस कंडीशन में भी अपन जो है उस इफ कंडीशन को बना सकते हैं, शर्त को बना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इफ दिया हुआ नहीं होता है और वो शर्त बन जाती है, तो उस कंडीशन विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कौन सी शर्त आ गई, मालूम नहीं चल रहा है। तो थोड़ा हम उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। बात ये ओपन कंडीशन की हो रही है, ओपन कंडीशन के अंतर्गत ये सारा मैटर आएगा। अब मैं लिख लेता हूं ओपन कंडीशन। अब देखो ओपन कंडीशन के अंदर क्या क्या होता है, जैसे इफ के स्थान पर शुड का प्रयोग, पहली बात तो ये इफ के स्थान पर किसका प्रयोग आ सकता है, शुड का प्रयोग आ सकता है, तो वो कंडीशन कौन सी हो जाएगी, ओपन कंडीशन हो जाएगी। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और एक आपके नाम सुना होगा अनलेस का, ये थोड़ा सा अलग है, मैं बता रहा हूँ। अनलेस यहाँ वापस कर देता हूँ मैं, इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग, ये भी इफ कंडीशन को शर्त को जन्म देता है। एक आपके प्रोवाइडेड शब्द आता है इफ के स्थान पे, प्रोवाइडेड। ये 3 चीज ध्यान रखना। एक तो ओपन कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, इफ के स्थान पे शुड का प्रयोग हो सकता है तो इफ कंडीशन बन जाएगी, वो अलग नहीं रहेगी। इफ के स्थान पे अनलेस का प्रयोग होगा तो इसमें ध्यान रखना नॉट शब्द का प्रयोग हो जाएगा, अनलेस वाले में नॉट आता है, ये आपको भी बिल्कुल ध्यान रखना होगा। और इफ के स्थान पे प्रोवाइडेड शब्द का भी प्रयोग होता है तो इफ कंडीशन बन जाती है। कैसे बनती है देखो, ये पहला
पहली बात तो ये। दूसरा, यहाँ तीसरे की बात कर लेते हैं। ये देखो 3, पहला है इफ के स्थान पे हमने किसका प्रयोग किया? शुड का। अब देखो यहाँ इफ आया नहीं है, हमने किसका प्रयोग कर लिया? शुड का। तो ये इफ के स्थान पे ही हुआ है, ये ध्यान रखना। अगर कोई वाक्य शुड से शुरू होता है तो वो इफ का ही मतलब माना जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना आप। इफ आता तो यहाँ एस लगता, लेकिन जब ये शुड पहले आ गया तो फिर एस का प्रयोग आप नहीं करोगे। तो ये कंडीशन वही बन रही है, यहाँ पे जो है शैल स्टे आ रहा है, ठीक है। ये फ्यूचर सिंपल है और ये आपका प्रेजेंट सिंपल हो गया। दूसरा, अनलेस में ध्यान रखना, अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। जैसे अनलेस यू परमिट मी, जब तक आप मुझे परमिशन नहीं दोगे। अनलेस का नेगेटिव वर्ड है जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है। जब तक आप मुझे परमिशन नहीं दोगे मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। तो ध्यान रखना, जब एक वाक्य में अनलेस का प्रयोग होता है, दूसरे वाक्य में नॉट भी आता है। तो इफ के स्थान पे किसका प्रयोग हो रहा है? अनलेस का। अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। जैसे अनलेस यू परमिट मी, जब तक आप मुझे परमिशन या अनुमति नहीं देंगे, आई शैल नॉट गो देयर, मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। तो ये थोड़ा विशेष ध्यान रखें आप कि अनलेस वाले में आपको किसका प्रयोग करना है? नॉट का प्रयोग करना है। अगर इफ लगाता हूं मैं तो फिर ये दोनों हटेंगे। इसका मतलब क्या होगा? इफ यू परमिट मी, यदि आप मुझे अनुमति देते हैं, आई शैल गो देयर, मैं वहां पे जाऊंगा। दोनों का अर्थ समान है। लेकिन अनलेस जब लग गया, इसका मतलब जब अनलेस में कोई पहले वाक्य में इफ कंडीशन में अनलेस लगता है तो दूसरे वाले वाक्य में नॉट भी आता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और प्रोवाइडेड शब्द का प्रयोग भी आप जो इफ के स्थान पे कर सकते हैं। तो प्रोवाइडेड यू परमिट मी, यदि आप मुझे अनुमति देते हैं तो आई शैल गो देयर, तो मैं वहां पर जाऊंगा। तो ये तीनों बातें ध्यान रखें, एक तो शुड के प्रयोग को लेकर, एक अनलेस के प्रयोग को लेकर और एक प्रोवाइडेड के प्रयोग को लेकर कि ये अगर 3 शब्द इफ के स्थान पे आ सकते हैं, ओपन कंडीशन के अंदर आते हैं और वही अर्थ प्रदान करते हैं जो अर्थ कौन प्रदान करता है? इफ प्रदान करता है, ठीक है। आप इसको आराम से लिख लें। मैं आपके रेफरेंस बुक के अंदर जो भी एक्सरसाइज दी गई आप उस एक्सरसाइज को करें। उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कल अपन इसके अगले वाले भाग में जो एक प्रकार से इमेजरी कंडीशन है, जिसको अपन काल्पनिक शर्त बोलते हैं, उस बात को लेकर अपन आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।